ये नेटो शिखर सम्मेलन में तुर्की के लिए एक अच्छी शुरुआत है। वॉशिंगटन और अंकारा के बीच दोस्ती दुनिया के सामने स्पष्ट है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तुर्की पर लगे प्रतिबंध हटाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी भी अंकारा को F-35 फाइटर जेट्स बेचने पर विचार कर रहे हैं, भले ही कांग्रेस ने उस पर प्रतिबंध लगाया हो। अमेरिकी नेता ने ये बातें तुर्की की राजधानी में मंगलवार से शुरू 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के बगल में बैठे हुए कहीं। अब 2020 में वॉशिंगटन ने तुर्की पर रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा अंकारा को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया था, जिसे तुर्की ने उस समय अन्यायपूर्ण और अवैध करार दिया था। अब शिखर सम्मेलन से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने F-35 की बिक्री के खिलाफ चेतावनी दी है और इसे दोहराया है। तुर्की एक ऐसा शासन है जो मुस्लिम ब्रदरहुड से ग्रस्त है, जो एक कट्टरपंथी आंदोलन है और अमेरिका की मौत के नारे लगाता है। अब सबसे पहले आइए अमेरिकी नेता की बात सुनते हैं, जो वे तुर्की की वफादारी की सराहना करते हैं। खैर, ये एक फैसला है जो हम लेने वाले हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग, मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत से लोग, जिनमें यहाँ बैठे लोग भी शामिल हैं, सोचते हैं, आप जानते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। हमारे तुर्की के साथ बेहतर संबंध है और तुर्की कई मायनों में उन दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा वफादार रहा है जिनके बारे में हम सोचते थे कि वे वफादार होंगे। तो हाँ, यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर हम विचार करेंगे। यह एक शानदार विमान है। ये सबसे अच्छा है, फिलहाल अब तक का सबसे बेहतरीन विमान है। और यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर हम विचार करेंगे। हाँ। और कुछ ही क्षण पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर तुर्की को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। इजरायली प्रधानमंत्री ने CNN को बताया, अंकारा को F-35 जेट्स की बिक्री मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को नष्ट कर देगी। सुनिए। ये शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली ताकत नहीं है। और अगर आप जानते हैं इस तरह की कट्टरपंथी सरकार को, जो जरूरत पड़ने पर अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मुस्कुराकर दिखाती है, अगर आप उन्हें ताकत देंगे तो आक्रामकता दिखेगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो और प्रतिक्रिया के लिए ये खुशी की बात है कि हमसे जुड़ रहे हैं अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड कैप्टन गैरी तबाच, जो नाटो आतंकवाद रोधी केंद्र के पूर्व कमांडर हैं और अभी यूक्रेन के कीव से हमारे साथ हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कई विषयों पर चर्चा करनी है। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने तुर्की को इजराइल पर हमला करने से रोका है और उन्होंने रेसेप तैयप एर्दोआन की बहुत तारीफ की है। जैसा कि हमने सुना, उन्हें अपना दोस्त बताया है और उनकी वफादारी की सराहना की है। अगर वो अंकारा को F-35 की बिक्री के लिए हरी झंडी देते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा? आपके विचार? सेल्विन, आमंत्रण के लिए धन्यवाद। हमेशा खुशी होती है। हमें फिर से याद रखना चाहिए कि 2019 में राष्ट्रपति ट्रंप ने ही तुर्की को F-35 की बिक्री पर प्रतिबंध की शुरुआत की थी और फिर इसे अमेरिकी कांग्रेस में आगे बढ़ाया था, जो अब उल्टा होने जा रहा है। वो बस कह रहे हैं कि इस पर सोचेंगे और क्या कर सकते हैं। वो डील करने की कोशिश में है। वे ऐसा सौदा कर रहे हैं जिसमें तुर्की को कुछ करना ही होगा। अगर वो ऐसा करने जा रहे हैं तो ये हमारे देश या इजराइल के फायदे के लिए होगा। अगर वो इस पर विचार करने जा रहे हैं और अगर वो कांग्रेस को मनाने जा रहे हैं कि वो 2019 में जिस चीज के खिलाफ उन्हें मनाया था उसे उल्टा कर दें, जो कि बिक्री के खिलाफ था, F-35। और साथ ही आप जानते हैं, एक कहावत है और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको अपने दोस्तों को बहुत करीब रखना चाहिए, लेकिन दुश्मनों को उससे भी ज्यादा करीब रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से इसी तरह काम करते आए हैं और जैसा आपने बताया, तुर्की ने कुछ किया था। वे ये नहीं बता रहे कि तुर्की ने हमारे लिए क्या किया, बस कह रहे हैं जब हमने ईरान पर हमला किया तो तुर्की ने उनकी मदद नहीं की। हमारे बाकी नेटो सहयोगियों के विपरीत कुछ देशों ने हमें रोका और हमारे लिए नुकसानदायक रहे जब हम ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ युद्ध में थे। फिर से F-35, मुझे लगता है ये सिर्फ राजनेताओं की बातें हैं, सच कहूं तो।
और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रति मेरी पूरी इज्जत के साथ वो इजरायली नागरिकों और अपने मतदाताओं से बात कर रहे हैं, जिससे वे उत्साहित हो जाते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी मतदाताओं, लोगों, अमेरिकी जनता से बात कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के बिना F-35 उड़ नहीं सकता। बात बस इतनी सी है। F-35 के लिए कई मुख्य पुर्जे इजराइल में बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, हेलमेट के मुख्य पुर्जे। और मुझे नहीं पता कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं। F-35 के पंख इजराइल में बनाए जाते हैं। तो वो विमान बिना हेलमेट, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स और निश्चित रूप से बिना पंखों के नहीं उड़ सकता। मुझे लगता है कि अगर F-35 कभी बेचा गया, तो फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ विचाराधीन है, किसी समझौते की कोई वजह नहीं है। अगर ये कभी तुर्की को बेचा जाएगा, तो तुर्की को इजराइल के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना उनका विमान नहीं उड़ पाएगा। ये इजराइल में चिंता का विषय है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, राजनेता अपने मतदाताओं से वही कहते हैं जो उन्हें कहना होता है। वे मुस्कुराते, हाथ मिलाते और जरूरत पर कैमरों की ओर देखते हैं। इसी के साथ इजराइल में टर्की की महत्वाकांक्षाओं को लेकर वाकई में चिंता है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि रेसेप तैयब एर्दोआन की आक्रामक महत्वाकांक्षाएं हैं, जिससे उनकी चिंता झलकती है। वो कह रहे हैं कि ऐसी बिक्री मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को नष्ट कर देगी। इन चिंताओं को समझा जा सकता है। आपकी राय, आपका दृष्टिकोण? इजराइल को इसकी इतनी चिंता कब से होने लगी? फिर से, हमेशा से ये संतुलन रहा है। आपके चारों ओर 50 करोड़ अरब लोग हैं। आपको इजराइल में और आंतरिक रूप से भी कई चीजों से निपटना पड़ता है। F-35 ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जो संतुलन बिगाड़ देगी। आप जानते हैं, मैं तुर्की में 3 साल तक तैनात था, जब मैं वहां नेटो आतंकवाद रोधी केंद्र में कमांडर था। नहीं, ऐसा कोई संतुलन नहीं होगा। और तुर्की की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती, माफ कीजिए, इजराइल से नहीं। तो ये एक फ्रॉइडियन स्लिप है। और फिर से मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू चुनावों से पहले इजरायली नागरिकों से बात कर रहे हैं। F-35 पर सबसे पहले विचार हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कह रहे हों, अगर अच्छे बनोगे तो चिड़ियाघर ले जाऊंगा और वीकेंड पर आइसक्रीम दिलाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में नहीं है। ये हमारे कांग्रेस के हाथ में है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने 2019 में इसे कांग्रेस से पास करवाया था। तो आखिर में वो कह सकते हैं, सुनो एर्दोगान, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं दोस्त, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, जानते हो। लेकिन कांग्रेस और वो डेमोक्रेट्स वे बहुत भयानक हैं, जानते हो, ये बहुत बुरा है। ठीक है, स्पष्ट रूप से कहें तो एर्दोगान के इजराइल और खास तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री के बारे में विचार कोई राज नहीं है। बेशक तुर्की के हमास से संबंध भी चिंता का विषय है, और निश्चित रूप से इजराइल को कई जगहों से अस्तित्व का खतरा है, इसलिए चिंता महसूस की जा सकती है। जैसा कि आपने कहा, आपने इस बात का जिक्र किया कि आप अभी यूक्रेन में हैं, और हम जानते हैं कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी तुर्की में हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भाषण में सहयोगियों से कीव को वायु रक्षा प्रणालियां देने की अपील की, जहां आप हैं उसे रूसी हमलों से बचाने के लिए, जैसे कि हमने इस शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर देखा था। जैसा कि आप जानते हैं, वहां की जमीनी हकीकत क्या है, आप वहां से क्या साझा कर सकती हैं? कीव में इस समय जिस समर्थन की तुरंत जरूरत है, उसकी कितनी गंभीरता है? वहां निश्चित रूप से उनके परिवारों की जरूरत है। उनके पूरे परिवारों को खत्म किया जा रहा है। वहां बहुत ज्यादा तबाही है और ये एक दहशत है। मेरा मतलब, इजरायलियों को आतंकवादी हमले क्या होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ की आबादी को आतंकित और मारा जा रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय सहयोगी, तुर्क और हमारे पास फारस की खाड़ी में जो अरब सहयोगी हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि ईरानी युद्ध के अलावा एक और युद्ध भी चल रहा है और ये एक वैश्विक युद्ध है, और वो यूक्रेन है। ये एक वैश्विक कहानी है। ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच, या हमारे और ईरान के बीच, या यूक्रेन और रूस के बीच नहीं है। और हम ये देख रहे हैं, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि अक्सर राष्ट्रपति ट्रंप की अनुचित आलोचना की जाती है। कम से कम मेरा मतलब है, 1 साल पहले इजराइल में हमास और गाजा के साथ जो हुआ,
और कैसे वो आपके हाथ बांध रहा है, आपको काम पूरा करने नहीं दे रहा। और अब हम देख रहे हैं कि हमास के मोर्चे पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेबनान के साथ भी वही बात है, हम इसे अभूतपूर्व रूप में देख रहे हैं। लेबनान को इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नकारने वाला माना जाता है, जबकि इजराइल ने अपनी रक्षा के लिए लेबनानी क्षेत्र में कार्रवाई की और उसके साथ समझौते किए जा रहे हैं। तो वे सारी बातें जिनके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को समय से पहले, आप जानते हैं, अनुचित रूप से आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ रहा है। अभी वे F-35 बेच रहे हैं। हालांकि वे अभी F-35 बेचने से बहुत दूर हैं। शायद वे इसे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर से एक और समस्या यूक्रेन है। यूक्रेन बहुत ज्यादा पीड़ित है और यूक्रेनी लोग भी बहुत ज्यादा पीड़ित है, इसमें कोई शक नहीं है। तो निश्चित रूप से इस नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ ध्यान ईरान का मसला से हट जाएगा और कुछ ध्यान यूक्रेन पर भी देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये वैश्विक है, ये एक साझा लड़ाई है। दुश्मन एक ही है। दुर्भाग्यवश यूक्रेन में और इजराइल में, चीन में, रूस में वे इसे नहीं देखते। हम सभी का एक साझा दुश्मन है। ठीक है, हमने पहले डोनाल्ड ट्रंप को कहते हुए सुना, एक बार फिर उन्हें युद्ध पसंद नहीं है। हम इंतजार करते हैं कि शिखर सम्मेलन से क्या नतीजे निकलते हैं। रिटायर्ड कैप्टन गैरी तबाज, कीव से लाइव, आपके समय के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अलविदा। अब इन विषयों पर चर्चा के लिए हम स्टूडियो में सुरक्षा विश्लेषक याकोव लैपिन, जो रॉस हैंडलर रिपोर्ट के होस्ट हैं, और लॉस एंजलिस में इजराइल के पूर्व काउंसिल याकी दयान का स्वागत करते हैं। सज्जनों, आप दोनों का धन्यवाद। चर्चा बहुत है, पर शुरुआत याकी से करना चाहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की वो छवि जिसमें वे रेसिप तैयब एर्दोआन की वफादारी और ताकत की तारीफ कर रहे हैं, इन तस्वीरों में मुस्कान दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और भी हो सकता है जो हमें समझ नहीं आता। जब आप अंकारा की तस्वीरें देखते हैं, आपकी मुख्य चिंताएं क्या हैं? मुझे लगता है एर्दोआन इस्लामी कट्टरपंथ और क्षेत्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बड़ी चिंता है। वो निश्चित रूप से हमास आतंकवादी संगठन और अन्य आतंकवादियों का केंद्र हैं, जो तुर्की के माध्यम से हर तरह की योजनाएं बना रहे हैं। वे निश्चित रूप से इजराइल राज्य के विनाश की मांग कर रहे हैं। वो बहुत नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। ये कतर और दूसरे देशों के साथ बना एक तरह का गठजोड़ है। लेकिन ट्रंप की एर्दोगान के प्रति किसी तरह की निकटता है, हम ये जानते हैं। और एर्दोगान ने हमास के साथ समझौता कराने में और ईरानियों के साथ भी समझौता कराने में बहुत रचनात्मक भूमिका निभाई। तो वो एर्दोगान को बहुत मानते हैं, वो इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन ये मध्य पूर्व के बारे में गलतफहमी और भ्रांतियों का हिस्सा है। इससे मुझे याद आता है कि ट्रंप ने कहा था कि अशारा को लेबनान में प्रवेश करना चाहिए और वहां व्यवस्था बनानी चाहिए। ये मध्य पूर्व के बारे में गलतफहमी का हिस्सा है। अब एर्दोगान बहुत नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि F-35 सौदा साकार नहीं होगा। निश्चित रूप से उनके पास कांग्रेस में बड़ी बाधाएं हैं, क्योंकि तुर्कों के पास उनकी वायु रक्षा प्रणाली है S-400, जो उन्होंने रूसियों से खरीदी थी। कांग्रेस की ओर से कुछ बाधाएं हैं, तो ट्रंप के लिए कांग्रेस में इसे बदलना बहुत मुश्किल होगा, और निश्चित रूप से ऐसी कांग्रेस में जिसमें वो बहुत जल्द अपना नियंत्रण खो सकते हैं। और यह समझौता उससे पहले कांग्रेस में नहीं आएगा, यह निश्चित है। और उससे भी बढ़कर हमें याद है कि अब्राहम समझौते के बाद ट्रंप ने यूएई को F-35 देने का वादा किया था और कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी विमानों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि समझौता होगा। लेकिन यह तथ्य कि ट्रंप एर्दोआन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ये किसी तरह से मध्य पूर्व में एक समस्या का प्रतिबिंब है, और वो कमजोरी है जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व में दिखा रहा है, चाहे वो ईरानियों के साथ विनाशकारी समझौता हो या समझौता ना हो। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं, वो गलतफहमी का ज्ञापन है, और बाकी चीजें, ये अच्छा समय नहीं है। लेकिन ट्रंप अपने स्वभाव के मुताबिक उम्मीद है कि मिड टर्म चुनावों के बाद वो अपना रास्ता बदलेंगे, फिर वो ईरानियों के प्रति अपना रुख बदलेंगे और इसका पूरे क्षेत्र पर असर पड़ेगा। अभी ये सही रास्ता नहीं है,
लेकिन जल्द ही मध्य पूर्व में हालात बदल सकते हैं। याकोव लैपिन, इजराइल के नजरिए से इसे देखते हुए चाहे समझौता हो या ना हो, यह बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सहयोगी को कैसे देख रहे हैं। रिसेप तैयब एर्दोआन के संदर्भ में वो इस सकारात्मक संबंध को कैसे देख रहे हैं जब इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिकी टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं। हाँ, मेरा मतलब है तुर्की और एर्दोआन ने खुद को भरोसेमंद और ताकतवर नेटो सहयोगी बताकर धोखाधड़ी वाली मार्केटिंग की है। कौन सा नेटो सहयोगी हमास की मेजबानी करता है? ये वैसा ही है जैसे कोई नेटो सहयोगी आईएसआईएस व अलकायदा को पनाह दे और अमेरिका से सम्मान की उम्मीद रखे। S-400, ये तथ्य कि उनके पास ये रूसी सिस्टम है जिनका इस्तेमाल रूसी लोग इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के रडार से बैकडोर डेटा जानकारी हासिल करने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ ये सोचना कि ऐसे देश को बेचना जिसने उन्नत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जो F-35 से निपटने के लिए बने हैं, मुझे लगता है ये विचार पेंटागन प्रमुखों की नींद उड़ा देगा। सिर्फ इसे सार्वजनिक रूप से कहना ही अपने आप में एक तरह से दुनिया में अमेरिकी स्थिति के लिए अपमानजनक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप जानते हैं। याकी ने इस पर बात की थी जो समस्याजनक हैं। तुर्की ग्रीस को धमका रहा है, वो साइप्रस को भी धमका रहा है। ये कोई संयोग नहीं है कि हाल के दिनों में हमने क्रीट के ऊपर एक इजरायली ग्रीक वायुसेना अभ्यास के बारे में सुना जिसमें बताया गया कि इजरायली हवाई ईंधन भराव विमान ग्रीक फाइटर जेट्स को लंबी दूरी की स्ट्राइक मिशन करना सिखा रहे थे। ये साफ है कि इजराइल और ग्रीस दोनों एक ही देश से खतरा महसूस करते हैं। हम एक सुन्नी कट्टरपंथी ताकत को देख रहे हैं जो फिर से ऑटोमन साम्राज्य बनना चाहती है। वो खाली जगह भरने की कोशिश कर रही है जो ईरानी शिया धुरी ने छोड़ी है और एक प्रमुख नाटो सदस्य होने से मिलने वाली सुरक्षा और वैधता का भी लाभ उठा रही है। और इस पर इजराइल के अलावा कोई भी तुर्की की खुलकर आलोचना नहीं कर रहा है। तो सिर्फ इतना कि इजराइल सार्वजनिक रूप से तुर्की की आलोचना कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि और देशों को वही चिंता नहीं है। कुछ अरब देश तुर्की की भूमिका को लेकर चिंतित हैं और हमेशा की तरह चुप हैं। जर्मन विदेश मंत्री सिर्फ इजराइल का समर्थन करने के लिए इजराइल आए थे। तुर्की के विदेश मंत्री द्वारा इजराइल के खिलाफ दिए गए बयान के आधार पर, इसलिए उनके लिए नेटो शिखर सम्मेलन जाते समय इजराइल जाना जरूरी था, सिर्फ दिखाने के लिए। मैं यही कहूंगा, ये महत्वपूर्ण है और हम यही पश्चिमी नेताओं से उम्मीद करते हैं। आखिरी बात सिर्फ F-35 की नहीं है। एक और भी ज्यादा संभावित सौदा है जो है जेट इंजन बेचना। F-110 जेट इंजन है जिसे तुर्की अपने स्वदेशी कान फाइटर जेट के बड़े पैमाने पर उत्पादन में इस्तेमाल करना चाहता है। तुर्की कई अरब डॉलर का अत्याधुनिक रक्षा उद्योग विकसित कर रहा है, मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन बना रहा है और इन्हें इंडोनेशिया व अन्य देशों को बेच रहा है। इजराइल को सतर्क रहना होगा कि ये तकनीक सीरिया तक ना पहुंचे जो तुर्की का मोहरा बनता जा रहा है।